हेलो बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका ये जो सेकंड टेस्ट था वो कंप्लीट हो गया, जिसका सिलेबस फिर से वही जो लास्ट टाइम था, दैट इज फुल सिलेबस ही है। तो आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा जा रहा होगा। जैसा आपने प्रिपरेशन किया है उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर अच्छे मिल रहे होंगे। ठीक है, तो पेपर का डिस्कशन जो है हम लोग शुरू करते हैं। बेटे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट है फजान्स रूल के हिसाब से। फजान्स रूल आपने कहाँ पढ़ा है? केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग में फजांस रूल क्या पढ़ाया जाता है कि दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कोवलेंट कैरेक्टर, है ना। एक होता है क्या, पोलराइजेबिलिटी, एंड दूसरा होता है बेटे पोलराइजिंग पावर। ठीक, तो पोलराइजिंग पावर जनरली चेक की जाती है किसकी? कटायंस की। ठीक है, और उसमें क्या चेक किया जाता है? कटायंस का साइज छोटा होना चाहिए। और पोलराइजेबिलिटी क्या होती है? पोलराइज होने की टेंडेंसी। ठीक है, तो वो चीज चेक की जाती है किसकी? अनायंस के लिए। और कौन से अनायंस जो इजीली पोलराइज हो सकते हैं? जिसका साइज बड़ा होगा। साइज बड़ा होगा, ठीक है, तो इजीली जो है वो खींचा जा सकता है। ठीक है, और कटायंस जो है वो साइज में क्या होने चाहिए? छोटे होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि साइज छोटा होगा, चार्ज डेंसिटी बेहतर होगी, और चार्ज डेंसिटी अगर बेहतर होगी तो वो पोलराइज करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो कटायन का साइज छोटा और अनायन का साइज बड़ा, ये आपका फजांस रूल कहता है। तो लार्जर कटायन फेवर्स कोवेलेंसी, है ना, गलत बात है। स्मॉलर कटायंस फेवर कोवेलेंसी, उल्टा होता है। स्मॉलर अनायन एंड लार्जर कटायन फेवर मोर पोलराइजेशन एंड कोवेलेंसी, ये भी गलत है बेटे। तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका नाइदर वन नॉर टू। ठीक है, ये आपका आंसर है 31st का। तो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन फजांस रूल के ऊपर पूछा गया। विच टाइप ऑफ बॉन्ड हैज द मिनिमम कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ इन पिकोमीटर, है ना। मिनिमम कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ जो वो किसमें होगा बेटे? आप ना सिमिलर एटम्स में देखते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये तीन आपको उससे क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या देखना होता है कि किसमें डबल बॉन्ड है और किसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ जो है वो डबल बॉन्ड से भी छोटी होती है, तो उससे ये एलिमिनेट हो जाता है। अब बचता है कार्बन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो आपको पता है लेफ्ट से राइट जाते हुए साइज जो है वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। ठीक है, तो दैट इज वाई नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो डिस्टेंस है, इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है, ठीक है, वो सबसे कम होगा। मिनिमम रेडियस होगा इसका। ठीक है, मिनिमम कोवलेंट बॉन्ड लेंथ होगा। नेक्स्ट, ये बेटा आपका रिडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। रिडॉक्स रिएक्शन में दो कंपाउंड्स हैं आपके, KI3, है ना, और दूसरा है Fe3O4। इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर आयोडीन और इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है। ये हमने क्लास में एग्जांपल्स किए हैं बेटे, हमने कई सारे एग्जांपल्स किए थे। इसमें आप क्या करोगे? पोटेशियम का +1, आयोडीन का x, तो 3x और इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1/3। सिमिलरली यहां पर करेंगे आप 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या है बेटे? 8/3। ठीक है, तो ये आपका आंसर है ना। इसमें आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो रियल ऑक्सीडेशन नंबर्स नहीं दिए हैं, वो आपको एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर्स दिए हैं। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना था कि अगर रियल वैल्यूज दी होती, जो करेक्ट वैल्यूज है वो दी होती तो वो करते, है ना, और एवरेज दिया तो फिर एवरेज वाला करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये है बेटा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें कहा जाता है कि जो रेडिएशन आप भेजते हैं वो एच म्यू है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन निकालने में, प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी यूज होती है वो एच म्यू नॉट है, जिसको आप थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हो। ठीक है, और ये जो गैप है, ये जो गैप है आपका, ये लेस देन इक्वल टू, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है बेटे? काइनेटिक एनर्जी होता है। मतलब अगर 100% तरीके से कन्वर्जन हो रहा है तो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। पर अगर कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो थोड़ी कम आती है इनके डिफरेंस से। ठीक है, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट के डिफरेंस से थोड़ी सी कम आती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या आंसर होगा बेटे? कैन बी लेस देन और इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 34 के बाद 35 पे आते हैं। अगेन रिडॉक्स पे क्वेश्चन है बेटे। रिडॉक्स में आपको ये ध्यान देना होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो आपके कभी भी नहीं होते। क्या? रिडॉक्स रिएक्शन तो पहले वाले में चेक करते हैं, NaAgCN होल ट्वाइस। इसमें अगर मैं सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो देखिए, सोडियम का होता है +1, सिल्वर का आप x मानोगे, साइनाइड का होता है -1 ओवरऑल, तो टोटल -2 हो गया, इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू है क्या बेटे? +1, और जिंक यहाँ पर 0 में है। इसमें अगर आप जिंक का निकालोगे, ठीक है, तो +2 + x -4 इक्वल टू 0।
x इक्वल टू +2। तो देखिए यही आपका पहला वाला ही कंपाउंड क्या है बेटे, पहला वाला रिएक्शन ही क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, Zn जा रहा है Zn से 2 प्लस, और Ag प्लस से जा रहा है क्या, Ag। दिस इज रिडक्शन एंड दिस इज क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो ये हुआ आपका रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, 35 का ए। नेक्स्ट 36 इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज जो है वो हमने क्लास में डिस्कस किया बेटे, केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है ये, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें डॉट उसके आसपास 8 ही इलेक्ट्रॉन है, ना कोई लोन पेयर है ना ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, कोई लोन पेयर भी नहीं है किसी भी आइटम के पास, और इलेक्ट्रॉन की कोई डेफिशिएंसी भी नहीं है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। ठीक है, तो एग्जांपल क्या हो गया बेटे आपका, SiH4। ठीक है, SiH4 आंसर। नेक्स्ट IUPAC नेम पूछा गया बेटा, इसमें देखिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपका अमाइड है। ठीक है, तो यहीं से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गई, हेक्सेनमाइड है। क्या है बेटे, हेक्सेनमाइड है, बिकॉज 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। 4 पे देखिए हाइड्रोक्सी लगा है। ठीक है, 4 पे हाइड्रोक्सी लगा है बेटे, एंड इसको आप एज अ सब्स्टिट्यूएंट नेम करेंगे। एंड 2 पे जो है वो क्या लगा है, 2 पे लगा है आपका बेटे 1 हाइड्रोक्सी, है ना, 2 यहाँ पर है, और यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 डैश, है ना, 2 डैश और 3 डैश। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, तो 1 डैश पे क्या लगा है बेटे, हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, तो 1 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, है ना, 4 हाइड्रोक्सी है। ठीक है, और 2 पे क्या लगा बेटे, 1 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल। ओके, और जो बेस है उसका वो क्या है, हेक्सेनमाइड, इसीलिए क्या आंसर हो गया बेटे आपका थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो इजी क्वेश्चन है नोमेनक्लेचर का। 38 पे आते हैं। कह रहा है 1 मोल जिंक जो है वो बर्न किया गया है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में बॉम्ब कैलोरीमीटर में। बॉम्ब कैलोरीमीटर अगर मेंशन नहीं करता बेटे तो आप उसको कांस्टेंट वॉल्यूम बॉम्ब कैलोरीमीटर लेते हैं ना, और कांस्टेंट वॉल्यूम बॉम्ब कैलोरीमीटर का मतलब होता है कि उसके अंदर वर्क की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाती है, बिकॉज अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक में वर्क क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या है कि जिंक और H2SO4 जब रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है बेटा, है ना, एक्सोथर्मिक। ठीक है, H2 निकल गया यहां से, है ना, H2O नहीं H2। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट रिलीज हुई है ना, तो डेल्टा यू जो है वो इक्वल होता है डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के। ये जीरो हो गया, ये है नेगेटिव बिकॉज हीट रिलीज हुआ है, तो डेल्टा यू भी हो गया बेटे क्या, लेस देन जीरो। ठीक है, तो डेल्टा यू इज लेस देन जीरो, एंड वर्क जो है वो आपका क्या है बेटे, जीरो है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। ठीक है, 38। नेक्स्ट 39 पे आते हैं। दो एसिड से रिडॉक्स से आया बेटे, फिर से क्वेश्चन, है ना, मार्शल एंड कारोज। ठीक है, कारोज एंड मार्शल। देखिए कारोज का जो फॉर्मूला है वो H2SO5 है। इसमें भी मैंने आपको स्ट्रक्चर बना करके सिखाया है, बिकॉज अगर आप फॉर्मूले से निकालने जाएंगे +8 आएगा, जो कि गड़बड़ होगा, पर इसके अंदर परऑक्सी लिंकेज होता है, नोट्स चेक करिए, है ना, और उसके अंदर परऑक्सी लिंकेज के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट आता है बेटे +6। सिमिलरली मार्शल्स एसिड है H2S2O8, इसमें भी आप निकालोगे फॉर्मूले से तो +7 आएगा, जो कि अगेन गलत है, बिकॉज मैक्सिमम +6 हो सकता है। दैट इज वाई आप फिर से इसका स्ट्रक्चर बनाओगे और इसमें पाओगे कि इसमें भी क्या होता है बेटा, परऑक्सी लिंकेज होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका भी क्या हो जाएगा, +6। तो क्या आंसर हो रहा है बेटे, दोनों ही एलिमेंट का, दोनों ही एसिड्स में से सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपका क्या है, +6 +6। नेक्स्ट 40। इनमें से कौन सा एरोमेटिक है, एरोमेटिक के लिए क्या क्या कंडीशन है बेटे, पहले तो पहला कंडीशन है कि क्या होना चाहिए, दैट इज पहला होना चाहिए क्या बेटे, कि वो प्लेनर हो, है ना, प्लेनर होने के बाद उसके अंदर 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स हो, और रिंग पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए, कॉन्जुगेटेड होनी चाहिए। ठीक है, और बस ये कंडीशन से देखो, ये तो रिंग प्लेनर तो है, पर इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेटा वो 2+2 जो है वो 4 है, तो ये एरोमेटिक नहीं हो सकता, बिकॉज 4 पे नहीं होता है ना, 4n+2 के अकॉर्डिंग 6 पे होगा पहले। ठीक है, ये भी नहीं होगा बेटा, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, पर इसमें इसमें आपको क्या करना पड़ेगा बेटे, ये वाला जो कार्बन है ना, इस कार्बन को देखिए, दिस कार्बन इज sp2। ठीक है, पर इसके साथ
कोई भी, अभी देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है इस कंपाउंड में कि कोई भी खाली ऑर्बिटल नहीं है उस पॉइंट पे रेजोनेंस करने के लिए। ठीक है, तो इस रिंग को पूरा कॉन्जुगेट करने के लिए ना यहाँ पर जो ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है ना वो शिफ्ट करेगा और इस पे आएगा नेगेटिव और इस वाले कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। अब ये रिंग होगी कॉन्जुगेटेड और क्योंकि एरोमेटिक बन जाएगा ये रिंग, 2+2+2 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, एरोमेटिक बन जाएगा, इसीलिए ये चीज अपने आप हो भी जाएगी। वो बॉन्ड टूट करके ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है बेटे। 4n+2 में n अगर 0 होगा 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और रिंग पूरी कॉन्जुगेटेड है, तो आंसर हो जाएगा बेटे आपका थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 ये बढ़िया था। 41, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी फॉर द स्पीशीज। देखिए इसमें आपको सबसे पहले कार्बोकैटायन में एक स्पेशल स्टेबिलिटी होती है वो देखना होता है बेटा आपको, क्या है वो है बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी, है ना। बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी में क्या होता है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकैटायन है, उसके बगल में कोई हेट्रो एटम है, हेट्रो एटम का मतलब हो गया ऑक्सीजन, सल्फर, है ना, नाइट्रोजन, जिसके पास लोन पेयर हो, तो उसके लोन पेयर उस पॉजिटिव चार्ज की तरफ बेंड करता है और उसको काफी ज्यादा स्टेबिलाईज करता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी। ठीक है, तो वो वाला जो केस है वो इसमें आपको मिल रहा है। देखिए हाँ, इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा। देखिए इसकी ये पॉजिटिव चार्ज है, उसके जस्ट एडजेसेंट एटम पे ऑक्सीजन का लोन पेयर है। ठीक है, तो 1 में भी है और 3 में भी है, दोनों बाकी दोनों में नहीं है। ठीक है, तो नो डाउट 1 और 3 आपका ज्यादा स्टेबल होगा। 1 और 3 में डिसाइड कैसे होगा बेटे, देखिए ये आपका 2 डिग्री है कार्बोकैटायन, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो ऑब्वियसली 1 इज ग्रेटर देन 3, तो 1 इज ग्रेटर देन 3। देखिए अभी तक ये ऑप्शन बना है बेटे। 2 और 4 में डिसाइड करना इजी है, 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो इसीलिए 1, 3, 2 एंड 4 ये आपका आंसर है ना। जो स्पेशल केस था इसके अंदर वो क्या था, बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट 42, इक्विवेलेंट मास पूछा है Fe2O4 का इन द रिएक्शन दिस। जो इक्विवेलेंट मास है वो कैसे आता है बेटे, वो आता है मोलर मास बाई एन फैक्टर। देखिए एन फैक्टर कैसे आएगा, FeC2O4 में जो Fe है ना वो आपका +2 में है, Fe+2 में है, और C2O4 2- में जो कार्बन है वो +3 में है। ठीक है, वो आप निकालेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये जा रहा है +2 से +3 में, एक का चेंज हुआ। ठीक है, और ये जा रहे हैं भाई साहब CO2 में, जिसमें कि OS+4, इसमें भी एक का चेंज है पर कार्बन 2 है। कार्बन कितने हैं, 2 है, तो टोटल चेंज कार्बन वाले के अंदर कितना हो गया बेटे, 2 का हो गया। ठीक है, तो कार्बन में नेट चेंज 2 का हुआ, वो भी लॉसी है, और आयरन में भी नेट चेंज 1 का है, बिकॉज आयरन में एक ही एटम है और वो भी लॉस है, तो वो दोनों लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कर दोगे और आपको नेट लॉस मिल जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स का। इसीलिए आंसर क्या बन जाएगा, मोलर मास बाई 3। ठीक है, नेक्स्ट 43, रेडियस का ऑर्डर पूछा है बेटे। देखिए पीरियड नंबर से देख लो भाई, इसमें तो ब्रोमीन सबसे बड़ा होगा, फिर आएगा आपका क्लोरीन, है ना, फिर कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में आप देख रहे हैं कि सभी का पीरियड क्या है, सेम है, तो फिर आपको अलोंग द पीरियड जो ट्रेंड होता है वो देखना होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाते हुए साइज छोटा होता है। ठीक है, तो इसीलिए ब्रोमीन, क्लोरीन, देन कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, ये आपका ट्रेंड है। ठीक है, तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है बेटे। पेपर तो अभी तक आपको एक दो सवाल ही मिला है जो जो है थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, बाकी सब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस मिले हैं। 44 देखते हैं बेटे, कह रहा है इनमें से मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है। अच्छा हाँ, इसमें आप थोड़ा फंसे होंगे क्योंकि इसमें आपको सभी को दिख रहा होगा कि भाई ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो 2 डिग्री है। ठीक है, फिर 2 डिग्री देखने के बाद आप रेजोनेंस पे आगे होंगे, रेजोनेंस भी आपको इसमें सभी में दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज नोटिस करना है कि सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसमें बनेगा। ठीक है, और वही कंपाउंड जो है, वही कार्बोकैटायन जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सिंपल मतलब है क्या, सबसे ज्यादा कॉन्जुगेट पोजीशन जहां पर होंगे उसी के अंदर सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है बेटे, इसमें रेजोनेंस सिर्फ ये 3 पोजीशंस में होगा, इसमें भी ये सिर्फ 3 पोजीशंस में होगा। ठीक है, इसमें जो रेजोनेंस है वो काफी एक्सटेंडेड है, देखो इसका लोन पेयर भी जो है वो कॉन्जुगेट पोजीशन पे आ गया है। समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। तो देखिए इस प्रकार से रेजोनेंस होगा बेटे इसका,
लोन पेयर जो है वो नीचे की तरफ आएगा, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा, फिर ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करेगा, तो इससे एक काफी ल- लंबा जो है वो आपका एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जिसको बोल रहे हैं वो हो रहा है। सबसे ज्यादा कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इसमें बनेंगे, और इसमें भी जो है वो कम बनेगा बेटा, है ना। और वैसे भी क्रॉस कॉन्जुगेशन है ना, ये लोन पेयर इसके साथ तो कॉन्जुगेटेड है ही, है ना, बस इसी के साथ है ना, यहीं पर ये तो कॉन्जुगेशन में आ ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इसीलिए कौन सा ऑप्शन बनता है बेटे, थर्ड वाला। बिकॉज थर्ड वाले में जो कॉन्जुगेशन है उसकी एक्सटेंट सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा होंगे। ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है बेटे, रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट इज Li2 प्लस इज x। ठीक है, देखिए रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो आपने पढ़ा है 0.529 n² ओवर z। ठीक है, तो बता रहा है कि पहले वाले का रेडियस x है, तो आप x पुट कर दो, है ना। 0.529 यूनिट वगैरह से मतलब नहीं है, आप रेशियोज लेने, अल्टीमेटली आपको x और y के टर्म्स में आंसर देना है। ठीक है, तो कट ही जाएगा यूनिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और z की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर दूसरा जो रेडियस है उसका y मान लीजिए, है ना, तो ये हो जाएगा 0.529 n²। n² का मतलब क्या हो गया बेटे, थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट का मतलब क्या होगा, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, और जेड कितना हो गया 4। दोनों को करेंगे डिवाइड, ये हो जाएगा y/x इज इक्वल्स टू, ये और ये कट जाएगा बेटे, है ना, ये बचेगा आपका 9/4/4/3, 27 और 16। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 27/16x, ये आपका आंसर है बेटे। ठीक है, तो बस ये तो सिंपल कैलकुलेशन था, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो बना होगा, और नहीं तो आप अगल बगल देख रहे होंगे भाई, है ना, कि कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा है। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इसमें लगाएंगे बेटा ऑब्बा प्रिंसिपल, n+l रूल, जिसका n+l ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, और अगर बराबर तो n जिसका ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, बस ये फंडा लगाना है। तो देखिए 3+2 5, 3+1 4, 4+0 4, और 3+0 3। सबसे ज्यादा ये हो रहा है डी वाला। ठीक है, ये रहा बेटे, है ना, डी वाला। अच्छा डी, ये भी है ये भी है। फिर आपको बी और सी में देखने के लिए क्या देखना होगा कि एन किसका ज्यादा है, बिकॉज दोनों का n+l सेम है, तो जिसका एन ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसका एन ज्यादा है, तो इसीलिए डी बी कहाँ चला गया, डी बी सी ए, हाँ ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 47 इनमें से कह रहा है कि कौन सा मोस्ट स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए बेटे, एंटी फॉर्म होना चाहिए, जिसमें कि स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा, है ना, और रिपल्शंस कम होने से उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये आपका इसका एंटी फॉर्म होता है, कॉन्फॉर्मर्स क्वेश्चन है आइसोमर्स का। नेक्स्ट, एमओ थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली पूछ रहा है, तो O2 2- है ना, O2 2- की बॉन्ड ऑर्डर जो बेटे वैसे भी क्या होती है, 1 होती है, बिकॉज स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है, O O-, ऐसे करके बॉन्ड ऑर्डर, एक ही बॉन्ड बन रहा है इसलिए बॉन्ड ऑर्डर 1 है। CO में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आप ऐसे काउंट कर सकते हैं, 3 बॉन्ड बन रहे हैं इसीलिए क्या बॉन्ड ऑर्डर बेटे 3 है। ठीक है, और NO+ में भी बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आप क्या बोलेंगे, 3 ही बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें भी 3 बॉन्ड ही बनते हैं, है ना। और काउंट करने का तरीका जो है वो मैंने आपको पहले के वीडियोस में सिखा रखा है। अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है। ठीक है, ऊपर जाओगे 13 होगा, 0.5 से गिरेगा, नीचे आओगे तब भी 0.5 से गिरेगा। ठीक है, हाँ जी बेटे, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपका जो 49 है। 49 में क्या कह रहा है आपसे कि टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स पूछा गया है। एरोमेटिक के लिए रूल्स क्या क्या है बेटा आपको पता है, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, फुल्ली पूरा रिंग कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। दूसरा 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स हकल्स। देखिए ये नहीं क्वालिफाई करेगा बिकॉज sp3 कार्बन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी गड़बड़ है, 8 इलेक्ट्रॉन है जो कि नहीं सेट होता है। ठीक है, ये वाला जो है ये एरोमेटिक है, बिकॉज ये वाली जो रिंग है बेटे ये आपकी एरोमेटिक है ना, और अगर एक रिंग भी एरोमेटिक हो, है ना, बाकी रिंग्स ना हो तब भी आप उसको एरोमेटिक में ही रखते हैं। इसमें देखिए 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, हाँ ये 4n+2 फॉलो कर रहा है और पूरी रिंग कॉन्जुगेटेड भी है इसीलिए ये एरोमेटिक है। इसमें भी ऐसा ही है बेटा, है ना, 6
और 6 12 और 2 14, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन से 4m+2 के अकॉर्डिंग सेट बैठता है। एन की वैल्यू 3 पे करेक्ट आएगा। और पूरी रिंग कॉन्जुगेटेड है, सभी कार्बन आपके sp2 हाइब्रिडाइज भी है, ठीक है। तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड जो है वो कितना है बेटे, 3 है इसके अंदर जो एरोमेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बैलेंस करना है बेटे आपको, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, Cl2 से आप, मैं इसको बैलेंस कर रहा हूँ किससे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, ठीक है, जो कि कुछ ऐसे है, ठीक है। तो Cl2 का मैंने पहले इसका रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख दिया, फिर क्या लिख रहा हूँ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, जिसमें Cl2 से क्या बन रहा है, ClO माइनस बन रहा है। पहले Cl बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे बेटे, ओके। फिर यहाँ पर आप लगाओगे 2H2O, जिससे कि ऑक्सीजन बैलेंस होगा। और फिर यहाँ पर आप लगाओगे H+, जिससे कि हाइड्रोजन बैलेंस होगा, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर लगाओगे 2 इलेक्ट्रॉन, जिससे कि चार्ज बैलेंस होगा। फिर इन दोनों रिएक्शंस को आप ऐड करोगे, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2Cl2 प्लस 2H2O gives 2Cl माइनस प्लस 2ClO माइनस प्लस 4H+, है ना। फिर इसमें मैंने आपको ये क्लास में सिखाया भी है कि अगर ये बेसिक मीडियम है, ठीक है, तो H+ जो है वो आपका सरवाइव नहीं करता है, उसको हम लोग रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं, उसके लिए आपको H+ जितने हैं उतने ही OH- आपको दोनों तरफ ऐड करना होता है, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 OH- ऐड करना है, और यहाँ पर भी 4 OH- ऐड करना है, ठीक है मेरे भाई। 4 H+ और 4 OH मिला करके बन जाता है 4 पानी, ठीक है। और 4 पानी जो है वो यहाँ से 2 पानी के साथ कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा बेटे, 2 पानी के मॉलिक्यूल बच जाएंगे, ठीक है। बस अब देखिए कोफिशिएंट मिलाइए, 2 4 2 2 और 2, ये है आंसर, ठीक है। पर इसमें एक कॉमन फैक्टर भी है 2, है ना, 2 को उड़ा दो तो बचेगा 1 2 1 1 1, ये आंसर है, ठीक है। पर इसमें आपसे एबीसीडी एबीसीडी ही पूछा है, ई नहीं पूछा है बेटा, है ना, ठीक है। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 1 1। इसमें बस थोड़ा सा ध्यान ये भी देना होता है कि कोफिशिएंट्स आपसे कौन सा पूछा गया है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक ना इसने मिसिंग कर दिया, गायब कर दिया, बी गायब कर दिया, और आपने एक फ्लो में आंसर बता दिया, गड़बड़ हो गई। उसने पूछ दिया ACDE और आप बता रहे हैं ABCD, ठीक है। तो इसमें गड़बड़ हो सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से देखें जब कोफिशिएंट पूछा जाता है तो कौन सा कोफिशिएंट पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका केमिकल बॉन्डिंग VSEPR से क्वेश्चन आया है बेटे, जिसमें कि स्ट्रक्चर पूछा गया है, काफी रिपीटेड कंपाउंड से, कोई नया कंपाउंड इसके अंदर नहीं है। तो आप इसको तो इनफैक्ट अपने अगर प्रैक्टिस किया होगा तो ऑलमोस्ट आपको लर्न हो जाता है। BrF5 स्क्वायर पिरामिडल है, H2O बेंट होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ClF3 जो है वो आपका टी शेप का होता है, 2 लोन पेयर जो है वो आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहते हैं, एक F ऊपर रहता है, एक F नीचे रहता है ना, और एक रहता है आपका इक्वेटोरियल प्लेन में, ठीक है। तो उससे कि जो शेप बन के आता है उसका पूरा टी शेप बन के आता है, ठीक है। SF4 का जो है बेटा वो सी सॉ टाइप का जो है शेप रहता है, ठीक है। 4 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर होता है, ओके। तो ये हुआ 51। नेक्स्ट 52 कह रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है बेटे, दो स्टेटमेंट्स हैं कि ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उसको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये तो करेक्ट है। हाइड्रोजन एटम में 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स आर नॉट डीजेनरेट, कह रहा है नॉट डीजेनरेट, ये तो गड़बड़ हो गया मेरे भाई, है ना। नॉट डीजेनरेट नहीं होता, वो डीजेनरेट ही होते हैं, क्यों, बिकॉज जो सिंगल एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज होते हैं उसमें सबशेल्स वाली डीजेनरेसी नहीं पाई जाती है। मतलब सबशेल्स जो वो डीजेनरेट होते हैं, सॉरी, है सबशेल्स क्या होते हैं, डीजेनरेट ही होते हैं। मतलब अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन जैसे हाइड्रोजन, हीलियम+, लिथियम 2+, ठीक है, इन सभी एटम्स में, आयंस में ऐसा होता है कि 3s 3p 3d, इन सभी की एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। जो कि नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि 3d का ज्यादा, 3p का उससे कम, और 3s का सबसे कम, जो कि ऑफ बॉ प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो वो लगता है मल्टी इलेक्ट्रॉन पे, सिंगल इलेक्ट्रॉन पे ऑफ बॉ प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। तो ये हुआ बेटा आपका आंसर, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स। 53 पे आते हैं, इनमें से पूछ रहा है मोस्ट स्टेबल के लिए आपको एरोमेटिक देखना होगा बेटे। तो ये रहा आपका, देखिए ये आपका एरोमेटिक है, 4n+2 में n0 रखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, फुली रिंग कॉन्जुगेटेड, एरोमेटिक होती है, काफी ज्यादा स्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट 54, IUPAC नेम, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे बेटे, देखिए कहाँ से, मान लीजिए अगर मैं यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है।
और अगर लेफ्ट साइड से करूंगा तो वो क्या होगा, 1 2 3 4 एंड 5। देखिए यहाँ से डबल बॉन्ड को तो सेम पोजीशन मिल रहा है, पर पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट को ही देखना होता है प्रायोरिटी वाइज। तो सब्स्टिट्यूएंट में 3 और 4, और उधर से भी 3 और 4 मिल रहा है। ठीक है, तो अगर लोकेंट नंबर सेम है फिर आपको क्या चेक करना होता है बेटे, कि जिस सब्स्टिट्यूएंट जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको आप लोअर नंबर देते हैं। तो ब्रोमो और मिथाइल में पहले आता है ब्रोमो, इसलिए ब्रोमो को मिलेगा 3 नंबर और मिथाइल को मिलेगा 4 नंबर। ठीक है, तो 3 पे मिथाइल है, सॉरी 3 पे ब्रोमो है, 4 पे मिथाइल है। ठीक है, तो 3 पे ब्रोमो हो गया अल्फाबेटिकली पहले, इसलिए पहले लिखेंगे भी इसको। 4 पे मिथाइल है और हेक्स 3 इन है ना, तो 6 कार्बन की चेन है, थर्ड नंबर पे क्या लगा हुआ, डबल बॉन्ड लगा हुआ। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है 54 का। 55 H प्लस पूछा गया है। अच्छा, ये आ गया बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन। आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि ऑस्बर्ट डाइल्यूशन लॉ में हमने सीखा है कि H प्लस जो है वो उसका एक जनरल फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ के ए इंटू सी। ये तभी अप्लाई करते हैं आप जब के ए की वैल्यू 10 की पावर -3 से छोटी हो। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला से मिल जाएगा H प्लस, ये और ये पुट करना है। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा है ना 55। ठीक है, नेक्स्ट 56 अमोनिया रखा गया है बेटे। टेम्परेचर वेरी डिफरेंट। अच्छा, ठीक है, तो पहला ऑप्शन है केपी डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली विद प्रेशर। ये बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज कई बार हमने क्लास में डिस्कस किया है, ऑलमोस्ट 100 टाइम्स किया होगा, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, टेम्परेचर। ठीक है, तो इसीलिए केपी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए ये आपका करेक्ट आंसर है बेटा, है ना। बाकी अल्फा चेंज कर जाएगा, टोटल प्रेशर वगैरह चेंज कर सकता है, पर केपी नहीं चेंज करता। अगेन आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है बेटे, 0001 मोलर NaCl। NaCl एक कंप्लीटली न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है, जिसका किसी भी कंसंट्रेशन पे जो पीएच है वो हमेशा क्या रहेगा बेटे, 7 ही रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट 58, ये बफर सोल्यूशन है। बफर सोल्यूशन में भी आपको आइडेंटिफाई करना होता है पहले कि विच टाइप ऑफ बफर इज इट, है ना, एसिडिक है या फिर बफर है। तो आप एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो पहले आप देख रहे हैं एच एक्स है और एक्स माइनस है, तो एच एक्स मस्ट बी अ वीक एसिड एंड उसका कॉन्जुगेट बेस है। तो क्लियर हो गया कि ये एक एसिडिक बफर है, जिसका फॉर्मूला होता है पी के ए। पी के आपको एच एक्स का रखना होगा, प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्स माइनस बाई एच एक्स। ये आपका हेंडरसन इक्वेशन है ना, हेंडरसन इक्वेशन फॉर्मूला। ठीक, तो आपको सवाल में बोल रहा है कि x माइनस और एच एक्स का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल है, दैट इज वाई ये कट गया, लॉग 1 0 हो गया। तो पीएच बराबर पीके, है ना, लेकिन आपको पीके दिया नहीं है, आपको के भी दिया है उसके कॉन्जुगेट बेस का। तो उसके लिए आप क्या फंडा लगाते हैं बेटे, तो उसके लिए आप लगाते हैं पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू होता है 14, है ना, बट फॉर कॉन्जुगेट पेयर्स ओनली। तो सिंस एच एक्स एंड एक्स माइनस इज अ कॉन्जुगेट पेयर, तो पी के ए जो है आपको निकालने के लिए आपको पी के बी निकालना होगा, है ना। और पी के बी जो है उसकी वैल्यू क्या है, 10 है। वो कैसे आ रहा है बेटे, ये रहा देखिए, माइनस लॉग ऑफ 10 to the power -10 करेंगे, तो पी के बी 10 आएगा इज इक्वल्स टू 14। तो पी के ए की वैल्यू हो जाएगी 4। तो देयर फोर जो आपका पीएच है बेटे, पीएच क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है 58 नंबर। ओके, नेक्स्ट 59 आपसे पूछ रहा है पीओएच मोनो एसिडिक बेस। अगेन ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ का क्वेश्चन है बेटे। इसमें आपको कंसंट्रेशन और अल्फा दिया है, तो आप ज्यादा एक्यूरेटली क्या निकाल सकते हो, OH माइनस जो कि होता है सी अल्फा। ठीक है, तो सी और अल्फा दोनों पुट करेंगे, सी आएगा 0.002 और अल्फा है 2/100 इज इक्वल्स टू 4 × 10 to the power -5। ठीक है, अब दोनों तरफ निगेटिव लॉग लीजिए, तो ये बन जाएगा पीओएच और ये हो जाएगा 5 माइनस लॉग 4। लॉग 4 की वैल्यू हमने बताई है क्लास में बेटे, वो 0.6 होता है। 5 माइनस 0.6 करेंगे, द आंसर विल बी 4.4। ठीक है, 59। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ये आपसे पूछ रहा है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू। तो डेल्टा जी नॉट जो है वो क्या होता है बेटे, माइनस, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है, 2.303 RT लॉग ऑफ केपी या फिर केसी होता है, डिपेंड्स कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आप दोनों ही पुट कर सकते हैं। ठीक है, मेनली डिपेंड्स अपॉन द फेज ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तब क्योंकि फेज गैसियस है इसीलिए आपको केपी दे रखा है। ठीक है,
तो ये वैल्यूज पुट करेंगे, इसमें देखिए क्या होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा इसके अंदर, पर फिर भी लॉग वाला कैलकुलेशन तो नहीं करना, वो आप बच गए उससे, बिकॉज आपको डायरेक्टली लॉग की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। आर की वैल्यू जो है वो है 8.314/1000, क्योंकि आपने जूल को किलो जूल में करना, ऑप्शन देख करके। अगर ये किलो कैलोरी में होता तो आप 2/1000 करते, कैलोरी में होता 2 करते। ठीक है, तो ऑप्शन देख करके आपको आर की वैल्यू को रखना था। टेम्परेचर आपको दिया है 298, पर मैं रखूंगा 300। इससे मेरा फायदा ये होगा कि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा सेव हो जाएगा, और क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है तो बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। 90 है, 100 है, 235 है और 33 है ना। ठीक है, तो इससे बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, लॉग ऑफ केपी जो है वो है 3.356 10 to the power 17, है ना। ये वैल्यू आपको डायरेक्ट दे रखी है बेटे, दैट इज 17.25। 17.25 है ना। फिर इसको आपको थोड़ा बहुत तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, फिर भी इजी होगा, ये दो जीरो कट जाएगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट डेसिमल तक भी कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी फर्स्ट डेसिमल तक कर लीजिए, और इससे आपको आंसर जो है वो एज फार एज आई रिमेम्बर आपको आंसर मिल जाएगा -100 के अप्रॉक्स में, उसके क्लोज में आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका था बेटे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन। इसी के साथ आपका पेपर होता है कंप्लीट। ठीक है, तो पेपर के बारे में थोड़ी सी बात करूं तो पेपर जो है काफी ज्यादा बैलेंस है ना। हर पोर्शन से, हर चैप्टर से लगभग एक दो सवाल पूछे गए हैं। कुछ चैप्टर्स मिसिंग है बिकॉज वो आपका अभी सिलेबस में हुआ नहीं, जैसे हाइड्रोकार्बन मिसिंग है ना, पी ब्लॉक वगैरह मिसिंग है। ठीक, उसमें 13 एंड 14 ग्रुप आपको पढ़ना है 11th में, वो मिसिंग है। तो वो अभी इसलिए मिसिंग है बिकॉज वो अभी चैप्टर्स आपके क्लासेस में हुए नहीं है। जैसे जैसे वो चैप्टर्स होंगे, वो भी उसके भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो बस इसी के साथ डिस्कशन को ओवर करते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स। ओके, थैंक यू।